हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है भाई, और आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्यों एक हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को जो है वो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहिए। क्या वो खास बातें हैं जो हिंदी माध्यम के लिए क्रांतिकारी रिजल्ट ला सकती हैं। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है या फिर आपने विचार बना रखा है कि ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना है, तो आप मेरे साथ इस ऑप्शनल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ ही अभी सेल के उपलक्ष्य पे इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी देखने को आपको मिलेगा। मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, बट पहले हम अपने टॉपिक पर आए और चर्चा करें कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी माध्यम के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। आई नो आप सभी, मुझे पता है आप सभी जो है अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिथ लिए हुए होते हैं। उन मिथ्स को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज, ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है इसीलिए दैट ये ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट इज कि सबसे रोचक ऑप्शनल है, सबसे रोचक ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। देखिए, इस बात को समझिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि भाई हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तैयारी करना स्टार्ट करने पर हमें कुछ समय बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट चूंकि 5 महीने पढ़ना होता है, डियर, हम इससे बोर होने लगते हैं। मैं आपको बताऊं तो आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट से चाहकर भी बोर नहीं हो पाएंगे। भाई, अर्थ कैसे बनी, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, जो चीजें आप आंखों से देखते हैं उन चीजों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप देखेंगे। आप पाओगे कि कहीं ज्योग्राफर्स ये मानने लगेंगे इस पूरी यात्रा में कि भाई जो पर्वत हैं, हिमालय है, जिसके नाम पर जिस पर्सन के नाम पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम रखा गया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि हिमालय पूरी तरह से खोखला है। हिमालय इज अ हॉलो स्ट्रक्चर। अगर खोदेंगे हिमालय को तो अंदर से वो खोखला दिखाई देगा। यह सिद्धांत में कहा था सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, जो पहले जो है वो हेड थे भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग के। उनका यह सिद्धांत था, और उसके पीछे के आप एविडेंसेस समझेंगे। इसी तरीके से आप समझेंगे कि अर्थ में कितने बार आइस एज आया और कैसे एक वोल्केनिक इरप्शन अर्थ में आइस एज लाता है, कैसे आपके शरीर के अंदर का जो डीएनए है ये एक वोल्केनिक इरप्शन के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण पूरी दुनिया के समान है। अर्थ में जितने भी मानव रह रहे हैं ये केवल 10,000 बंदरों की संतानें हैं, और ये 10,000 बंदर ही क्यों? तो क्योंकि इनके समकालिक जितने भी वानर हुआ करते थे एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन में वो खत्म हो गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो वानर समाप्त हुए थे वो वोल्केनिक इरप्शन में, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार में जलकर नष्ट हो गए हो, उनकी मृत्यु हो गई हो। ये बेसिकली इसीलिए समाप्त हुए क्योंकि एक वोल्केनिक इरप्शन ने आइस एज ला दिया था। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है ज्योग्राफी। सो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज अ इंटरेस्टिंग ऑप्शनल। ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, इसीलिए आप इसे रोचकता के साथ पूरा कवर कर पाएंगे। कवर करना आपके लिए जो है वो सरल होगा, सहज होगा। इजीली आप इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट जनरली स्टार्ट करता है ऑप्शनल को और फिर कुछ समय बाद वो उसे स्विच करता है। इससे आप मुक्त होंगे। सेकंड बात पर आते हैं। टेल मी कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे कठिन फेज क्या होता है? सबसे कठिन फेज होता है, आई थिंक आप सभी उत्तर देंगे इस बात का, दैट यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सबसे कठिन जो पड़ाव है, ये पड़ाव होता है इज यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा अर्थात यूपीएससी का प्री। नाउ आप जाइए और एक बार सर्च कीजिए। डू नॉट ट्रस्ट ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा ना करें बिल्कुल। आप उस चीज को ट्राई, टेस्ट और चेक कीजिए दैट यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ कितना होता है। ठीक, अगर मैं चर्चा करूं तो औसतन नेट 45 से 50 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर कोई बच्चा सही कर ले, उत्तर उसके सही दे पाए, राइट आंसर हो,
तो इसका यूपीएससी जो है, उस बच्चे का यूपीएससी जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट? अगर आप सही प्रश्न देते हैं नेट 45 से 50, ठीक है। अब यहां जरा ध्यान से देखिए कि इस फेज में हर वर्ष यूपीएससी कितने प्रश्न पूछता है ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण से। एक बार जाकर बच्चों इसे चेक कीजिएगा। लॉजिकली आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर वर्ष यूपीएससी जो है इन दो सब्जेक्ट से कलेक्टिवली प्रश्न पूछता है 30 से 35, अर्थात हर वर्ष 30 से 35 प्रश्न आना लगभग फिक्स है ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब 30 से 35 प्रश्न आना फिक्स है तो बच्चा इन 35 प्रश्नों को या इन सब्जेक्ट्स को ठीक से प्रिपेयर कर क्यों नहीं यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता? अरे भाई कितना आसान है, 45 से 50 प्रश्न मुझे सही करने हैं, नेट 45 से 50 प्रश्न मुझे सही करने हैं और इसके बाद मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। पर प्रॉब्लम इस के एक ही सब्जेक्ट से 30 प्रश्न आ गए तो भाई मैं इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, बट दिक्कत यहीं स्टार्ट होती है। याद रखिए कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के जो प्रश्न होते हैं ये कभी भी बेहद इजी प्रकृति के नहीं होते, सरल प्रकृति के नहीं होते। इनमें आपको एक निश्चित स्तर का कठिनाई देखने को मिलेगी। दे आर, यू कैन से कि थोड़ा कठिन पोर्शन होता है। ये सभी के लिए आसान नहीं होते, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इतने सहज नहीं होते, ठीक है। अगर ये इतने ही सहज होते तो डियर सभी बहुत आसानी से यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर जाते। आप सोच कर देखिए, जब ये जानकारी मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको डिलीवर कर रहा हूं तो सहज रूप से जानकारी सभी को पता होगी, फिर क्यों नहीं क्लियर कर पाते? उसका रीजन इस कि एक निश्चित स्तर की इनमें कठिनाई होती है। और मैं तो आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप कोई भी किताब ले लीजिए, मैं किसी किताब का, किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठाएं और इस बात को चेक करें कि क्या उस बुक में, क्या उस किताब में संपूर्ण रूप से जो पर्यावरण के प्रश्न पूछे गए हैं आज तक उन्हें एक स्थान पर संकलित करा गया, उसे कवर करा गया है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। याद रखिए कि पूरी तरह से यह कवर नहीं हो पाता। अर्थात एक तो एनवायरनमेंट की अपनी आपकी प्रकृति है, ये काफी विशाल है और इसमें बहुत सारा करंट अफेयर होता है, और दूसरे साइड आपको ज्योग्राफी भी दिखाई देगी जिसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कठिनाई होती है सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में। अभी कुछ समय पहले ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न इजी हुए हैं, पर फिर भी मानकर चलिए कि यूपीएससी है भाई, वो अपना स्तर जो है वो मेंटेन करता है और डेफिनेटली आपको आने वाले समय में फिर से वैसे ही प्रकृति के प्रश्न भी दिखने लगेंगे। नाउ द थिंग इज कि ये सब कुछ है उस विद्यार्थी के लिए जो कि एक जीएस का मात्र स्टूडेंट है, उसने केवल ज्योग्राफी पढ़ रही है जनरल स्टडीज के फॉर्म में। बट अगर किसी स्टूडेंट का, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई स्टूडेंट अगर ईमानदारी से विद फुल डेडिकेशन तैयारी करता है ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो मैं लिख कर देता हूं कि चूंकि एक स्टूडेंट सामान्यतः भूगोल और पर्यावरण, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जो है रफली अराउंड 1.5 माह पढ़ता है, आप उसे लगभग 5.5 से 6 माह पढ़ेंगे। भूगोल की एक एक चीज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ा, तो आपको एक सहज तौर पर बताऊं तो जनरल स्टडीज में जो ज्योग्राफी आता है ये इज रफली अराउंड 12th लेवल का, 12th स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। और जब ऑप्शनल आप पढ़ते हो तो ऑप्शनल इज लाइक ऑनर्स लेवल का, अर्थात ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट करने पर बच्चों आपको रफली अराउंड 25 से 28 प्रश्न हर वर्ष। आई एम डैम श्योर कि अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हैं तो ये 25 से 28 प्रश्न आप बेहद ही आसानी से कवर कर जाओगे, आप इसे इजीली कवर कर लोगे। अर्थात ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सबसे कठिन फेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए विल गोइंग टू वर्क लाइक अ गोल्डन थिंग। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा प्री क्लियर करने की। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अगर 100 विद्यार्थी जैसे मेंस लिखने जा रहे हैं तो आउट ऑफ विच 100
आपको दिखेगा कि बड़ा नंबर रफली अराउंड 40 से 50% स्टूडेंट्स का ऑप्शनल देखा जाता है कई बार कि वो ज्योग्राफी ही होता है। और आप अंदाज मेरी बात से बिल्कुल ना लगाएं, आप एक बार विजिट करें कभी जहां यूपीएससी का मेंस हो रहा हो। एक इमारत होगी, 5 फ्लोर की मान लीजिए इमारत है, बिल्डिंग है, तो आप पाएंगे उसमें कि 2 या 2.5 जो फ्लोर है उसमें केवल ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बच्चे लिख रहे हैं वो आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। कभी करोल बाग आदि क्षेत्र में या मुखर्जी नगर आदि क्षेत्र में जाकर देखिएगा और पूछिए उन विद्यार्थियों से, मान लीजिए आप 10 विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करें और पूछे कि भाई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, और उन्होंने मेंस दिया हो, तो मेंस देने वाले अभ्यर्थियों में आपको बड़ा नंबर ज्योग्राफी का दिखाई देता है। रीजन इज के ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने पर प्री ज्यादा क्वालिफाई होने लगता है। ठीक है, आपने कथन जरूर सुना होगा कि भाई जिसका एक बार प्री क्वालिफाई होता है उसका बार बार प्री क्वालिफाई होता है। रीजन वो इन सारी चीजों से होकर गुजर चुका है। तो एक चीज परफेक्ट है कि प्री के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पर आते हैं। भाई प्री ही हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये एकदम डिफाइन थिंग है कि भाई हमारा अंतिम उद्देश्य केवल प्री क्वालिफाई करना नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा लास्ट उद्देश्य ये नहीं है तो फिर क्या है भाई, तो सिंपल सी बात है, हमें देना है मेंस एग्जामिनेशन। ठीक, यूपीएससी का मेंस दिखना है आपको। अब जरा कुछ सब्जेक्ट्स पर आप गौर फरमाइए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई मेजर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण, यह आपके लिए प्री और मेंस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो चुका है ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पर। सेकंड बात समझिए, आपका नेक्स्ट जो डायमेंशन है विच इज कॉल्ड एज कई बार आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट, यह आपका पूरी तरह से पर्यावरण के साथ जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे यह कवर होगा। और एक बात समझिए दैट आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब समझिएगा कि एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। किसी भी प्रकार का जो संबंध होता है वो किसी ना किसी प्रकार के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक, किसी ना किसी प्रकार के मतलब पर आधारित होता है। अब इस बात को समझो कि इंटरनेशनल रिलेशन के केस में ये इंटरेस्ट होता है इस जियोपॉलिटिक्स, राइट, भू या भूगोल जनित या भूजनित राजनीति। अब ये जो ऑप्शनल है इसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आप इस बात को समझिए कि इवन इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय आप ऐसे सिद्धांत खासकर जियोपॉलिटिक्स के पढ़ते हैं जिनसे वर्तमान में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो कनेक्टेड हैं। आप यहां पर रेडजेल के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसा पर्सन जिन्होंने लिखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग जो है वो कायर हैं, ये आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और इनका तो जन्म ही हुआ है इसलिए ताकि विदेश से आए शासक इन पर राज कर सके। एशियंस आर टिमिड, शॉर्ट साइटेड, डिसऑनेस्ट, disobedient and they are meant to be ruled. Fine. रेडजेल वो पर्सन थे जिन्हें कहा जाता है इवन फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जनक कहा जाता है इन्हें। और यह प्रॉब्लम थी कि इन्होंने कहा था दैट हम अगर किसी देश को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि उस देश को अपनी सीमाएं बढ़ानी चाहिए। अर्थात रेडजेल बात कर रहे थे साम्राज्य विस्तार की। रेडजेल सेज देयर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ भी खराब नहीं है अगर कोई देश अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। एक राज्य को एक जीवित इकाई की तरह देखना चाहिए, जैसे एक जीव अपने उद्विकास के क्रम में जो है, अपने इवोल्यूशन के क्रम में अपने पीछे अपने बहुत सारे पूर्वजों को छोड़ आता है और खुद आगे निकलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को फॉलो करता है, ऐसे ही एक देश को अपनी सीमाएं बढ़ानी चाहिए और बढ़ाकर उसे एक राज्य को जीवित इकाई की तरह देखना चाहिए। और प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि रेडजेल वॉज पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ हिटलर, वो हिटलर के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमेशा याद रखो कि अब यहां पर आपको हिटलर, रेडजेल दिखाई देंगे और इसी से संबंधित फिर आपको थ्योरीज दिखाई देंगी
और इसी से आप समझ पाएंगे कि यूरोप के अंदर कैसे बार बार जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसी स्थितियां आगे भी निर्मित हुई। क्यों यूरोप पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाता है, बहुत छोटे छोटे जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर। क्यों कहा जाता है कि केवल और केवल एक पर्वत श्रृंखला होती यूक्रेन और यूरोप के बीच में तो आज ये युद्ध ना हो रहा होता। क्यों कहा जाता है कि बेसिकली ज्योग्राफी का गुलाम है रशिया। ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है दैट जो रशिया है इज अ प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी। आपने इस किताब के बारे में भी काफी सुना होगा। हम इस ऑप्शन में इन सारी चीजों को भी कवर करते हैं। सो मेक इट श्योर कि आपको हर एक प्रकार के रिलेशन के पीछे का परफेक्ट इंटरेस्ट ज्योग्राफी से पता चलेगा। आप इसमें इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी देखेंगे, विशेष तौर पर इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम का ज्योग्राफी से कनेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, भारत एक संघीय शासन प्रणाली का देश है, इसका हमारे भूगोल के साथ क्या कनेक्शन है यह आप समझेंगे। कैसे इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और ज्योग्राफी आपस में कनेक्टेड है यह आप समझेंगे। आई थिंक आप मेरे इस एक्सप्लेनेशन से थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आप ऐसी चीजों को पढ़ते हैं जिनका आप बेहतर यूटिलाइजेशन जनरल स्टडीज में कर सकेंगे। यानी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपके जीएस के लिए एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा और यह वैल्यू एडिशन आपको मेंस में आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर एक शब्द में अगर मैं कहूं तो यह एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपके दिमाग को खोलकर रख देगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगा और आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये जो देश हैं, इन देशों के अंदर चल रही राजनीति है और सभी को लगता है कि वो राजनीति वो कर रहे हैं, वो वास्तविकता में भूगोल उनसे करा रहा है, ज्योग्राफी उनसे करा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, यूपीएससी में सहायक भी होता है और हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे। रीजन, हम अगर प्री केवल क्वालिफाई करने लगे तो हम मेंस और इंटरव्यू में जो है वो अपना स्थान आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। रीजन इज के हमारे पास कंटेंट की नहीं, अप्रोच की कमी है। ये वो ऑप्शन है जो आपकी अप्रोच बना सकता है। कोशिश करें कि इस ऑप्शनल की गंभीरता को समझें। तैयारी करने के साथ ऑप्शनल की जरूर तैयारी करें, जो भी आपका ऑप्शनल हो उसे तैयार जरूर करें। और अगर भूगोल ऑप्शनल है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह आपकी पूरी जर्नी चेंज कर सकता है और इवन दिस ऑप्शनल हैव पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ बिकॉज ये आपकी जीवन परिवर्तित कर सकता है, बिकॉज ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को जो है वो और भी ज्यादा शार्पिन करता है। तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनली करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ स्टडी आईक्यू के इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। 18 जनवरी से इनमें न्यू बैचेस में क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और इन क्लासेस के साथ आप पूरा ऑप्शनल आने वाले 5 महीनों में कवर कर जाएंगे। अगर आप 2025 में, वैसे तो बैच इज टारगेटेड फॉर 2026, 2026 के लिए टारगेटेड बैच है, बट अगर आप 2025 में भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस बैच की स्टार्टिंग में करने वाला हूं विथ मैपिंग। तो आप मैपिंग के माध्यम से इस बैच को स्टार्ट करेंगे, फिर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। इन सब चीजों को पढ़ने के साथ आप प्री के लिए क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड हो चुके होंगे। जस्ट इमेजिन, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप आवश्यक रूप से इन बैचेस का हिस्सा होंगे। साथ ही अगर आप फुल फ्लैश तैयारी करना चाहते हो डियर, तो आप स्टडी आईक्यू के प्रीमियम P2I बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। ये स्टडी आईक्यू के वो बैचेस हैं जो आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराएंगे। ये फाउंडेशन बैचेस हैं। 2026 अगर आपका टारगेटेड ईयर है या 2027 आपका टारगेटेड ईयर है, दोनों ही केसेस में आपके पास ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो डियर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।